हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील टेंचर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स पेज। तो हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 लेक्चर 2 पे, क्लास 11th अकाउंटेंसी के। राइट एंड हम लोग आज अपने जो बाकी अजम्पशंस थे वो कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग पिछले क्लास का एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग वी वर स्टडीइंग। यहाँ पर हमने सबसे पहले जाना था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। हर एक सब्जेक्ट कुछ प्रिंसिपल्स के बेसिस पे चलता है, उसी तरीके से अकाउंटिंग में भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं अपने आप में। और ये होते क्या है एग्जैक्टली, दीज आर बेसिकली सम रूल्स, सम लॉज जिसके बेसिस पे अकाउंटेंट्स को काम करना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना होता है। एंड इनफैक्ट जो यूजर्स हैं जो उस इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे वो भी उन्हीं अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही उनको अंडरस्टैंड करेंगे, पढ़ेंगे। राइट, ठीक है। तो ये गाइड करने के लिए होता है अकाउंटेंट्स को, ताकि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकें। अब इसमें दो चीजें पढ़ी थी हमने, एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट सुन लो कि इनका मतलब क्या है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बेसिकली क्या होते थे, ऐसे अजम्पशंस होते थे, ये मान के चला जाता है कि हाँ, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुए हैं किसी भी एंटरप्राइज में, किसी भी फर्म में, तो वो इन प्रिंसिपल्स, इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करके ही बने होंगे, इन रूल्स एंड लॉज को फॉलो करके। और अकाउंटिंग कन्वेंशन कब बोला जाता है, इन्हीं को अकाउंटिंग कन्वेंशन बोल दिया जाता है जब एक लंबे टाइम पीरियड तक इनको कंटिन्यू कर लिया गया हो, काफी टाइम से ये चले आ रहे हो, तो एक प्रथा की तरह मतलब अब ये हो चुके हैं, एंड हेंस इनको हम अकाउंटिंग कन्वेंशन बोलते हैं। तो जब दीज आर फॉलोड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो हम इन्हें ही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को ही अकाउंटिंग कन्वेंशन बोलते हैं। बस इतनी सी बात थी। कुछ फीचर्स हमने देखे थे कि पहली बात ये मैनमेड होते हैं एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, कई सालों में जो चेंजेस होते हुए चले आ रहे हैं उनके बेसिस पे बने होते हैं, लोगों के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे। फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि विद टाइम चेंज होते रहता है। ऐसा नहीं कि 50 साल पहले जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस बन गई वो ही आज भी चल रही होगी, नहीं, विद टाइम चेंज होता रहता है एंड जनरली एक्सेप्टेड होता है, यानी कि सारे अकाउंटेंट्स जो है वो इनको फॉलो करते हैं। इनको फॉलो करना जरूरी क्यों है? ये एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं अमंग द यूजर्स। जो भी इनको पढ़ रहा होता है, जो रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो लोग पढ़ रहे होते हैं, उनके लिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, क्योंकि फिर जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया है, द मेकर हैज आल्सो यूज्ड द सेम प्रिंसिपल्स एंड द person who is trying to study the reports is also using the same accounting principles to study those। तो ये एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है दोनों लोगों के बीच में, ठीक है, जिसने बनाया है and जो उसको यूज कर रहा है उस इन्फॉर्मेशन को, दोनों के बीच में यूनिफॉर्मिटी लेकर आता है, क्योंकि सारे, अगर एंटरप्राइजेस, सारे फर्म्स यही यूज कर रहे होंगे तो एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, हेंस कंपेरेबिलिटी भी इंटर्न उससे बढ़ जाती है कि हम अमंग अदर कॉम्पिटिटर्स अपने एंड अमंग अदर पीपल ऑफ द इंडस्ट्री, सॉरी एंटरप्राइजेस ऑफ द इंडस्ट्री, हम अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस की बात करें तो हमने जाना ही कि ये मान के चला जाता है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करके ही हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं। हाउ एवर द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अगर हम कभी नहीं फॉलो कर पाए हैं उनको, तब हमको वो स्पेसिफिकली अपने रिपोर्ट में मेंशन करना होता है कि हमने ये पर्टिकुलर अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया है इस साल, एंड अलोंग विद दैट वी हैव टू गिव अ रीजन व्हाई वी हैव नॉट फॉलोड इट। ठीक है, अदरवाइज आपको कुछ ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं एक्सप्रेसली कि हमने ये फॉलो किया, ये फॉलो किया, ऐसा नहीं जरूरत है। आप सिंपली तब लिखो जब आपने कुछ नहीं फॉलो किया हो, तो विद रीजन। ओके, उसके बाद हमने सबसे पहले गोइंग कंसर्न असम्पशन समझा था कि यहाँ पर बिजनेस ये मान के चलता है कि मेरी जो लाइफ है वो चलती रहेगी, इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर इन फ्यूचर, फोर्सिएबल फ्यूचर तक, जब तक मुझे अपना फ्यूचर नजर आ रहा है मेरी लाइफ चलती रहेगी, बिजनेस आराम से चलता रहेगा। और अ, ये माना जाता है कि इस बिजनेस को क्लोज डाउन करने का, शट डाउन करने का, या इसके ऑपरेशंस को कम करने का, रिड्यूस करने का भी कोई इरादा नहीं है इन द फ्यूचर। ठीक है, चलो। और इस यही रीजन है जो हम रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। इसका डिटेल अगर आपको समझना हो तो आप पिछला वाला लेक्चर देख सकते हो, मैं सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। राइट, ओके। एंड यही रीजन है कि जो कैपिटल आइटम्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, फिक्स्ड असेट जब हम खरीदते हैं तो उसको हम एक जो परचेज प्राइस है उसका उस पर रिकॉर्ड करते हैं, एंड देन उसकी यूजफुल लाइफ में उसकी उस कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे 50,000 का लैपटॉप खरीदा और 5 इयर्स की हमारी यूजफुल लाइफ थी उस लैपटॉप की, तो हम 10,000 करके हर साल राइट ऑफ करते रहते हैं उसको। अब राइट ऑफ का मतलब क्या होता है वगैरह वगैरह, ये हम धीरे धीरे आपको समझ में आएगा आगे के चैप्टर्स में। ठीक है, बट अभी मैंने आपको फिलहाल जितना रिक्वायर्ड था उतना सब कुछ समझा दिया है, रिवाइज करवा दिया है। अब हम लोग अपने आज के अजम्पशंस को समझना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंसिस्टेंसी अजम्पशन से। आज का हमारा पहला अजम्पशन है
अब ये क्या बोलता है, मैं आपको एक सिंपल से घरेलू से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। आप मान लो इंडिया में हो, राइट, एंड आप सपोज करो 9th स्टैंडर्ड में हो, ठीक है। अब आपका एक फ्रेंड है जो कि यूएस में पढ़ता है और वो भी 9th स्टैंडर्ड में, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। आपके सब्जेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। एंड आप क्या करते हो ना, आपका एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, सपोज मैथमेटिक्स का एग्जाम होता है आप दोनों के यहाँ पर, एंड आपके रिजल्ट्स आते हैं, ठीक। अब मुझे आप बताओ कि आप रहते हो इंडिया में, इंडिया का पूरा सिलेबस फॉलो करते हो, पैटर्न फॉलो करते हो, टीचर्स आपके इंडियन है, आपका जो सिलेबस है वो अलग हो सकता है, आपका जो पैटर्न ऑफ स्टडिंग है, आपका पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन अलग हो सकता है, आपकी मार्किंग स्कीम यानी कि चेकिंग का तरीका अलग हो सकता है। क्या आप अपने रिजल्ट्स को अपने यूएस वाले दोस्त के रिजल्ट से कंपेयर कर सकते हो क्या? अगर मैं आपको सच बताऊं तो वैसे करने को करा जा सकता है, लेकिन वो रिजल्ट आपको कुछ कंक्लूजन, वो कंपैरिजन जो है वो आपको कुछ कंक्लूजन प्रोवाइड नहीं करेगा कि आपकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है या उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है। आप ये सब जज नहीं कर पाओगे उससे। क्यों? आपके दिमाग में शायद इसका आंसर आ गया हो, क्योंकि आपका जो दोनों का रिजल्ट्स का जो बेस आया है ना, वो दोनों का डिफरेंट है। जिन ग्राउंड्स पे आपने एग्जाम दिया है, आपके एग्जाम की चेकिंग हुई है, वो सारी चीजें, सारे फैक्टर्स डिफरेंट है। टीचर्स अलग है, उनके पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, सिलेबस अलग है, मार्किंग स्कीम अलग है, एवरीथिंग इज डिफरेंट, एंड हाउ कैन यू कंपेयर बोथ द रिजल्ट्स? तो जो आप लोग का बेस है ना वो ही सिमिलर नहीं है। इसीलिए कंसिस्टेंसी होना जरूरी है दोनों पैटर्न्स में, तभी आप दोनों को कंपैरिजन कर सकते हो। मतलब उसी जगह आप अपने ही देश के किसी और बच्चे से जो सीबीएसई में पढ़ता हो उससे आप कंपैरिजन करो अपने सेम क्लास के बच्चे का, तब आप कंपैरिजन करोगे तो वो सही बैठेगा, राइट। मतलब एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होना चाहिए, एप्पल टू ऑरेंज करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब आप यहाँ पर आ जाओ, जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ये क्या बोलता है कंसिस्टेंसी असम्पशन, कि क्या होता है ना, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनको बनाने के पीछे कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स रहते हैं जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे एंड पूरे साल पढ़ते रहेंगे। तो वो जो कॉन्सेप्ट अगर आपने किसी एक साल में यूज कर लिया, कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, तो इंश्योर करो कि हर साल आप सेम कॉन्सेप्ट का ही यूज करते हुए आगे बढ़ो। यानी कि यहाँ एग्जाम्पल में जरा देखो, अगर मैं देखूं 2018-19, ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर है समझ लो, 2018-19 में आप एसएलएम मेथड यूज करते हो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में इसका ओवरव्यू दिया था, ठीक है? उसको कैलकुलेट करने के दो मेजर तरीके होते हैं, जो मैं आपको उनका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ अभी, बस नाम बता रही हूँ। एक होता है एसएलएम और एक होता है डब्ल्यूडीवी, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब होता ये है कि आपने मान लो एसएलएम सेलेक्ट कर दिया कि मैं एसएलएम से अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूं, एक साल में यूज किया, इंश्योर करो कि हर अगले साल में आप एसएलएम ही यूज करते हुए आगे बढ़ो, ठीक है। अब क्या हो सकता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपको मेथड चेंज करना पड़ जाए। वो कब आप कर सकते हो, वो भी मैं आपको सिचुएशन अभी बताऊंगी कि किन पर्टिकुलर सिचुएशन में ही आप चेंज कर सकते हो अपने मेथड्स को। तो अगर आप चेंज करते हो तो डू एंश्योर दैट यू डिस्क्लोज दिस फैक्ट कि हाँ भाई मैंने एसएलएम से डब्ल्यूडीवी में चेंज किया है अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का मेथड, एंड उसका रीजन भी बताओ। क्लियर? ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चेंज करते हो तो उसका उसको डिस्क्लोज करो एंड उसका रीजन भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि ये क्यों जरूरी है कि हम कंसिस्टेंटली हर साल एक ही मेथड को फॉलो करें। क्या होता है ना, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन जो होता है दैट अफेक्ट्स प्रॉफिट। ये डेप्रिसिएशन का जो फिगर है ना, ये आपके प्रॉफिट को बढ़ा घटा सकता है। तो अगर आप 5 सालों तक सेम एक ही मेथड से हर साल अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपका प्रॉफिट जो है वो एक तरह का आएगा, राइट। बट अगर सडनली आप 6th ईयर में जाकर अपना डेप्रिसिएशन का मेथड ही चेंज करना चाहो, यानी कि प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का बेस ही आपका चेंज हो जाता है, तो फिर ये आप क्या इन दोनों प्रॉफिट्स को कंपेयर कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको इससे कैलकुलेट करने का बेस ही चेंज हो गया बेटा। तो आप नहीं कैलकुलेट कर कंपेयर सॉरी आप नहीं कंपेयर कर पाओगे, और अगर किया भी तो वो कुछ बहुत ज्यादा आपका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा वो कंपैरिजन। क्लियर हुआ होगा आपको मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? अब जरा अपनी किताबी भाषा में भी पढ़ लो, क्या बोल रहे हैं? अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज वंस सेलेक्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है। हर साल आपको इंश्योर करना है कि आप सेम प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज को फॉलो करते रहो। दिस मेक्स द इंफॉर्मेशन मोर कंपेरेबल, जो मैं इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ,
हर साल सेम बेस रखोगे तो इजी होगा कंपेयर करने के लिए और समझने के लिए लोगों के लिए। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ आया होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने एक पॉलिसी ले ली तो वो पत्थर की लकीर हो जाए। आप उसे चेंज कर सकते हो डेफिनेटली, लेकिन उसके दो सिचुएशंस में ही आप चेंज कर सकते हो। जरा वो सिचुएशन पर भी ध्यान देते हैं। सबसे पहली सिचुएशन हो सकती है कि जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही गवर्न करते हैं कि आप किस तरीके से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करोगे। कुछ स्टैंडर्ड है, क्योंकि स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब ही यही है कि हर कोई इसको फॉलो करेगा एंड इसके बेसिस पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाएंगे। ठीक है, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको अलाउ करता है, इट रिक्वायर्स कि हाँ, अगर आपके बिजनेस में कुछ पर्टिकुलर तरीके का चेंज हुआ है, ठीक है, जैसे आपने अपने जो असेट है, डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, असेट्स के ऊपर लगता है। और अगर आपने अपने असेट के यूसेज में चेंज लाया, कि पहले मान लो आप अपनी मशीनरी जो है आपकी, ठीक है, आप अपनी मशीनरी को पहले 8 आवर्स के लिए यूज करते थे पर डे। अब मान लो आप उसको एकदम से जो है 14 आवर्स के लिए यूज करने लगे पर डे, तो आपके यूजेज में यहाँ पर चेंज हुआ है। तो अगर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको अलाउ करता है, मैंडेट करता है, या फिर कहता है कि हाँ, आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज होने के कारण अपने मेथड्स को चेंज कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, फिर उसमें कोई भी इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमने पहली चीज पढ़ ली, इफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स इट और मैंडेट्स इट, देन यू कैन चेंज इट। अदरवाइज दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, इफ इट मेक्स योर रिजल्ट्स मोर मीनिंगफुल। आप जिस तरीके से अपने प्रॉफिट को प्रेजेंट कर रहे हो ना, अगर वो और ज्यादा मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन आपको प्रोवाइड करता है, तब आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि और एक्यूरेटली आपके रिजल्ट्स को प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर आप 14 घंटे अपनी मशीनरी को यूज करने लगे हो अब, और WDV आपको एक बेटर प्रेजेंटेशन करके दे रहा है, आपकी बेटर पिक्चर को प्रेजेंट कर, बेटर मतलब कि मेरा ये नहीं कि अननेसेसरीली आपके प्रॉफिट्स को इन्फ्लेट कर रहा है तो आप उसको यूज करने लगो, नहीं, मतलब ज्यादा एक्यूरेट वे में आपकी इंफॉर्मेशन को वो प्रेजेंट करने में समर्थ है अगर, तभी आप अपने बेस को चेंज करोगे, मेथड्स को चेंज करोगे। आई थिंक मैंने आपको ये एनफ समझा दिया है और अब इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई सॉल्व इट फॉर यू। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने अक्रूवल अजम्पशन पे। आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी मैं कि ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ना सिर्फ इस चैप्टर के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बट पूरे के पूरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये जो है ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, इसी पर आपकी अकाउंटिंग जो है वो बेस्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट assumption है, इसको ध्यान से आप सुनना। मैं इसको आपको एक इजी से एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना चाहूंगी, यहाँ पे हम बाद में पढ़ेंगे, पहले वो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं एंड देन आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग। मान लो ये हो आप, ठीक है, दिस इज यू। आपकी मम्मी ने आपको बोला, 20 रुपए हाथ में पकड़ा के, यू हैव 20 रुपीज इन योर हैंड, एंड आपको बोला कि जाकर बाजार में से ब्रेड लेकर आ जाओ। आप क्या करते हो, आप जाते हो घर के पास वाले राशन वाले भैया के पास, ठीक है, और ये जो है इनके पास ब्रेड रखी हुई है एंड आप इनसे ब्रेड मांगते हो। ये आपसे कहते हैं हमारे पास 30 रुपीज वाली ब्रेड है, आपको लेनी हो तो आप ले लीजिए। आपने कहा कि यार मेरे पास तो 20 रुपीज ही है, मैं आपको 10 रुपीज बाद में वापस कर दूंगा, 3-4 दिन बाद, मैं तो यही रहता हूँ। ठीक, तो उन्होंने कहा कि हाँ बात तो सही है, और आपको उन्होंने क्या किया, ये जो ब्रेड थी उनके पास 30 रुपीज वाली ब्रेड, ये आपको ने पकड़ा दी। ठीक है, अब माइंड इट कि आपने अभी तक पे कितना किया है, ₹20 ही पे किया है उनको। आफ्टर 4 डेज क्या होता है, आफ्टर 4 डेज आप आते हो और 10 रुपए उनको वापस करके पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन क्लोज एंड कंप्लीट हो जाता है 4 दिनों के बाद। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर ये जो सेल हुई है, सेल किसके नजरिए से है, भाई राशन वाले भैया जो है उन्होंने आपको ब्रेड पकड़ाई है तो वो सेल ही तो हुई ना। तो ये जो भैया है ये सेल अपनी कब रिकॉर्ड करेंगे, किस दिन पर, 2 दिन है हमारे पास। एक तो ये वाला दिन जब इन्होंने आपको ब्रेड पकड़ाई, लेकिन अभी इनको कैश इस दिन पर पूरा रिसीव नहीं हुआ था, क्या इनको उसी दिन सेल रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए, या फिर ये इनको सेल इस दिन रिकॉर्ड करनी चाहिए जब पूरे पैसे हाथ में आ गए आफ्टर 4 डेज। तो आपका आंसर जो भी हो, सही आंसर हम लोग समझते हैं अभी क्या है। पहले के जमाने में क्या होता था ना, कैश अकाउंटिंग हुआ करती थी, यानी कि किसी भी ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड किया जाता था बुक्स में जब उसके बदले में या तो कैश रिसीव हो गया या कैश पे हो गया, मतलब पैसे का जो एक्सचेंज है वो कंप्लीट हो गया हो, जब उस दिन पर जाकर हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते थे। पहले ये होता था, इसको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता था।
ठीक है, अभी भी होते हैं कुछ छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं, वहां पर अभी भी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो होता है, लेकिन जनरली जो है आप हर जगह देखोगे अप्रूवल अजम्पशन फॉलो होता है। अच्छा, ये एक एग्जांपल जो मैंने आपको दिया ना, यहाँ पर आप इसको देख सकते हो कि इ- इससे प्रमाणित होता है, ये दिस इज एन एविडेंस कि जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना, वो सालों में चेंज होते रहते हैं, राइट? कई सालों में आकर चेंज होते रहते हैं। पहले कैश बेसिस होता था, आज के डेट पर ऐसा माना जाता है कि अक्रूवल अजम्पशन जो है वो बेटर प्रेजेंटेशन में हेल्प करता है, और इसीलिए दीज आर फ्लेक्सिबल। ठीक है, टाइम के साथ साथ इनको चेंज किया जाता रहता है। ठीक है, सवाल पे अपने वापस आते हैं हम लोग। हम किस दिन पर सेल रिकॉर्ड करेंगे? ये भैया जो है राशन वाले, यहाँ पे लिख देती हूँ कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, ये राशन वाले भैया है और ये हो आप। ठीक है, सेल रिकॉर्ड करेंगे ये इस दिन पर, जब इन्होंने आपको ब्रेड पकड़ा दी ना, जब इन्होंने अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया कि इन्हें आपको ब्रेड देनी थी, इन्होंने आपको ब्रेड पकड़ा दी, उस दिन पर ये अपने यहाँ पर सेल रिकॉर्ड कर ले। ठीक है, अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि 10 रुपए अभी तक रिसीव नहीं हुए। ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे चाहे आपने ये 20 रुपए भी ना दिए होते, ठीक है, आप फूटी कौड़ी नहीं जेब में लेकर आए हो घर घर से, आप ऐसे ही चले आए हो, फिर भी इनको आप पे विश्वास है कि आप पैसे दे दोगे कुछ दिन बाद, तो ये अपनी सेल उसी दिन पर रिकॉर्ड कर लेंगे जब इन्होंने आपको ब्रेड बेच दी। फर्क नहीं पड़ता कि आपने 1 रुपया दिया, कुछ नहीं दिया, 10 रुपए दिया, 30 रुपए दिया। ठीक है, रिकॉर्ड तो सेल इसी दिन होगी जब ब्रेड आपको दे दी। ठीक है, यानी कि अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने पूरा कर लिया, गुड्स प्रोवाइड कर दिया, या फिर सर्विस जो भी, अगर कोई सर्विस देता होगा तो उसी दिन सेल रिकॉर्ड करेगा जिस दिन सर्विस प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो अब एक हमको इसका एस्पेक्ट समझ में आया कि सेल के केस में हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, अब ये समझो, ये जो राशन वाले भैया हैं, ये क्या ब्रेड बैठ के खुद बनाते होंगे क्या? ब्रेड खुद तो नहीं बनाते होंगे, ये क्या करते होंगे? ये इसको कहीं ना कहीं से, मैं कलर चेंज कर देती हूँ पेन का। हाँ जी, ये इसको कहीं ना कहीं से लेकर आते होंगे। कहाँ से लेकर आते होंगे? ये लेकर आते होंगे इसको बेकरी वाले भैया से। ठीक है, मतलब इतनी अमेजिंग ड्राइंग है। ये इसको लेकर आते हैं बेकरी वाले भैया से जो ब्रेड एक्चुअली मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, अब मान लो कि राशन वाले भैया जब बेकरी के में गए तो उनके पास पैसे नहीं थे ब्रेड खरीदने के। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी क्रेडिट पर सामान लेकर ये आ गए। अच्छा, अब इन्होंने पेमेंट कब किया? मान लो आफ्टर 10 डेज जाकर इन्होंने, आफ्टर 10 डेज पेमेंट किया। ठीक है, पेमेंट मेड टू द बेकरी पर्सन, जो बेकरी में बैठे थे उनको 10 दिन बाद इन्होंने पेमेंट किया। अब मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जो परचेज किया है इन्होंने, इसको परचेज बोला जाएगा, राइट? जो ब्रेड है वो राशन वाले भैया के लिए क्या है? गुड्स है, क्योंकि दीज आर गुड्स फॉर रीसेल। अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में याद आ रहा हो तो इसको गुड्स बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने रीसेल के लिए खरीदा है इसको। ठीक है, तो परचेज हुआ, यानी कि एक्सपेंस हुआ इनके लिए ये इस एक्सपेंस को कब अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, इस परचेज को, राशन वाले भैया? जब उन्होंने ब्रेड खरीद के लाया बेकरी वाले से, या फिर जिस 10 दिन बाद जब पेमेंट कंप्लीट किया तब। तो यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। कैश कब दिया उससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि गुड्स रिसीव कब कर लिए या सर्विस कब ले ली। ठीक है, अक्वायर कब कर लिया, उस दिन पर ही हम परचेज को रिकॉर्ड, आपके राशन वाले भैया उस दिन पर रिकॉर्ड करेंगे जब वो ब्रेड वहां से लेकर के आ गए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि 10 दिन बाद जाकर उन्होंने पेमेंट किया है। अच्छा, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? तो एक बार हम लोग यहाँ पर आकर जरा सा पढ़ लेते हैं कि बुकिश लैंग्वेज जो भी है आपकी बुक में आपके क्या लिखा है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। पढ़ो यहाँ पे, ट्रांजैक्शंस, एनी ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकता है भाई, सेल परचेज कुछ भी हो सकता है। इट शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू। चाहे आप परचेज कर रहे हो तो जब आपने गुड्स को परचेज कर लिया हो तब, चाहे अगर आप कुछ सेल कर रहे हो तो जब आपने गुड्स को सेल कर दिया हो तभी, यानी कि व्हेन यू एंटर्ड इनटू दैट ट्रांजैक्शन यू हैव टू रिकॉर्ड इट देन एंड देयर। इससे फर्क नहीं पड़ता वेदर अमाउंट एक्सचेंज हुआ या नहीं हुआ, कैश कब आया कब नहीं आया उससे फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी सेल या परचेज रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, उसी को यहाँ पर मैंने समझाया हुआ है दैट यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर रेवेन्यू। थिंक ऑफ द राशन वाले भैया ओवर हियर, कि वो अपनी रेवेन्यू जो आपसे मिली वो कब रिकॉर्ड करेंगे? वो रिकॉर्ड करेंगे व्हेन द गुड्स हैव बीन, गुड्स और सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड। वो तो गुड्स बेचते हैं, तो जब उन्होंने गुड्स प्रोवाइड कर दिए ना आप यहाँ पर,
लिख सकते हो वर्ड प्रोवाइडेड। गुड्स के लिए प्रोवाइडेड वर्ड यूज होता है, सर्विसेज के लिए रेंडर्ड वर्ड। ठीक है, तो जब गुड्स दे दिए तब रिकॉर्ड कर लेंगे वेदर रिसीव्ड इन कैश और नॉट, कैश रिसीव हुआ नहीं रिसीव हुआ कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, उसी तरीके से एक्सपेंस कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा बुक्स में, कब रिकॉर्ड किया जाएगा, व्हेन गुड्स और सर्विसेज हैव बीन अवेल्ड। पैसे दिए हो उसके बदले में या नहीं दिए हो, बेकरी वाले भैया को पैसे दिए या नहीं दिए, आप अभी के अभी गुड्स को मिल गए ना, अवेल तो कर लिए ना, तो आप उसको रिकॉर्ड कर लो अपनी बुक्स में। ठीक है, वही लिखा है वेदर पेड इन कैश और, क्लियर हुई ये बात। इसीलिए इसको अक्रूवल कॉन्सेप्ट, अक्रूवल अजम्पशन बोला जाता है। अक्रू करने का मतलब ही, क्योंकि क्या होता है, कोई भी चीज अर्जित करने का, अर्जित करने का मतलब भैया पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं, कोई भी चीज कमा ले, ठीक है, रेवेन्यू जब कमाई, अर्न कर ली। अर्न कब करी जाती है, जब मैंने गुड्स प्रोवाइड कर दिया सामने वाले बंदे को, तो मैंने कमा लिया उसे, मैं ऐसा मानू, ठीक है, अर्न कर लिया। और एक्सपेंस जब इनकर कर लिया, ऐसा कह सकती हूँ मैं, व्हेन एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड विद द पेड ऑन इट। ठीक, चलो अब मैं यहाँ पर आपको ना इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, जो प्रॉपर प्रोफेशनल एग्जाम्पल आपको मिल सकता है वो देना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने अभी आपको काफी घरेलू सा एग्जाम्पल दिया है, तो अब मैं आपको प्रॉपर एग्जाम्पल दे देती हूँ, समझ आ जाएगा, डोंट वरी। क्या होता है, 1 फरवरी 2024 को अगर मैं कुछ परचेज करके लाई, ठीक है, आई परचेज सम गुड्स, मेरा बुटीक का बिजनेस है अगर, तो मैं कुछ फैब्रिक या फिर थ्रेड वगैरह खरीद के लाई, वो मेरे लिए गुड्स होगा, मैं वो खरीद के लाई, या फिर मैंने किसी से कोई सर्विस ली है, या फिर मैंने कोई असेट ही क्यों ना परचेज किया हो, चाहे मैंने कोई एसी फर्नीचर कुछ भी खरीदा, और अभी मैंने सिर्फ उसे अक्वायर कर लिया है, लेकिन मैंने उसके लिए पेमेंट अभी नहीं किया। पेमेंट मैंने सपोज कब किया जाकर, पेमेंट मैंने किया ऑन 30 अप्रैल 2024, आई मेड द पेमेंट फॉर। सवाल क्या उठता है कि किस दिन पर मैं ये खरीदारी जो है, परचेज जो है, वो रिकॉर्ड कब करूंगी मैं, क्या 1 फेब को रिकॉर्ड करूं या 30 अप्रैल को जब पेमेंट कर दिया तो ध्यान रखो कि अक्रूवल अजम्पशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेंगे, इसको यहाँ पर रिकॉर्ड करके खत्म करेंगे। ठीक है, ऑन 1 फेब 2024 भले पेमेंट मैंने कब किया है, 30 अप्रैल 2024 को, कोई फर्क। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, अगर आपको मैं बताऊं तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाला जो है ना, जहां पर बीच में 31 मार्च 2024 आ गया, यहाँ पर मेरे क्या बनेगा, बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो मेरा इस फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड होगा, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ये खर्चा रिकॉर्ड हुआ। ठीक है, आई होप आपको फाइनेंशियल ईयर एंड अकाउंटिंग ईयर वाला कॉन्सेप्ट समझ आ रहा हो कि मैंने पहले समझाया है। नहीं आ रहा हो कोई टेंशन की बात नहीं है, इसी चैप्टर में हम लोग अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट करेंगे, वहां पर आप समझ सकते हो उसमें। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना समझो कि इसी फाइनेंशियल ईयर में ये रिकॉर्ड होगा। क्लियर हुई बात। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं एक बार सेल्स वाले एग्जाम्पल पे, है ना, और इसको भी देख लेते हैं। मान लो मैंने कुछ सेल किया, ठीक है, आई सोल्ड, बुटीक का बिजनेस है तो मैंने कपड़े ही सेल किए होंगे, तो कपड़े जब सेल किए तो आई सोल्ड गुड्स और आई सोल्ड सम सर्विसेज। ठीक है, तो सर्विस भी सेल करी हो सकती है मैंने, या फिर मेरा जो एसी लगा था बुटीक में पुराना हो चुका है, तो जब मैंने अपना, उसको मैं असेट कहूंगी राइट, उसको जब मैं सेल ऑफ करूंगी, तो वो मैंने कब किया, सपोज 15 जनवरी 2024 को मैंने उसको सेल ऑफ कर दिया, इनमें से कोई भी चीज। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने ये गुड्स जो है या फिर जो सर्विस है, असेट है, इसको प्रोवाइड कर दिया है, या फिर मैं कह सकती हूँ मैंने इसे रेंडर कर दिया है अभी इस डेट पे। लेकिन इसका पेमेंट मुझे कब रिसीव हुआ, सपोज करो इसका पेमेंट मेरे को रिसीव हुआ है ऑन 30 अप्रैल 2024। तो फिर से वही सवाल आता है, ये सेल मैं कब रिकॉर्ड करूंगी कि मैंने इसको सेल कर दिया, ये रिकॉर्ड होगी अकॉर्डिंग टू द अक्रूवल असम्पशन, इस डेट को यहाँ पर हम इसको रिकॉर्ड करना है। इसमें हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि पेमेंट 30 अप्रैल 2024 को हुआ है, हमको तो इससे फर्क पड़ता कि हमने अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया, प्रोवाइड कर दिया, रेंडर कर दिया सर्विस। ठीक है, समझ में आई होगी ये पूरी की पूरी बात आपको। ठीक, अक्रूवल असम्पशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसको आप अच्छे से समझ के पढ़ के जाना, इससे रिलेटेड आपसे काफी सारे जो है केस स्टडीज बना बना के ये लोग पूछते होते हैं। ठीक है, अब आज के लिए मुझे लगता है काफी हो चुका है, हमने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझे, कंसिस्टेंसी भी इंपॉर्टेंट था, बट अक्रूवल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब इसके बाद ना कुछ बहुत ज्यादा लंबे लंबे कॉन्सेप्ट ऐसे बचते नहीं, अक्रूवल थोड़ा सा ज्यादा लंबा था,
ठीक, बाकी सारे छोटे-छोटे हैं, उनको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे जल्दी ही। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो डू गिव दिस अ लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।